हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम सर्बिया के वर्क वीज़ा के ऊपर बात करेंगे कि सर्बिया का वर्क वीज़ा किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों के लिए बेहतर और किन लोगों के लिए बेहतर नहीं है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वर्क वीज़ा का प्रोसेस क्या है। गाइस, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका से अगर आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको टूरिज़म और विजिटर पर्पज़ के लिए सर्बिया ई वीज़ा प्रोवाइड करता है। आप सर्बिया का ई वीज़ा ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है और आपने ख़ुद घर बैठे अप्लाई करना होता है और इसमें आपने कहीं किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती, किसी एम्बेसी में नहीं जाना होता, बल्कि आप अपने घर में बैठे बैठे ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और ये ई पोर्टल के थ्रू आपको एक पेपर की शक्ल में आ जाता है वीज़ा आपकी ईमेल के ऊपर, और वहाँ से आपने फिर इसको प्रिंट करके और अपने पासपोर्ट में लगा के आपने ट्रैवल करना होता है। अब बहुत सी कन्फ्यूजन लोगों के अंदर ये पाई जाती है। लोगों को ये लगता है कि सर्बिया का जो वर्क वीज़ा है वो भी ई वीज़ा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सर्बिया का जो गाइस वर्क वीज़ा है वो स्टिकर फॉर्म में होता है, अप्लाई वहीं पे होता है, वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे, जहाँ पे विजिटर वीज़ा अप्लाई होता है। लेकिन जो विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा है वो ई वीज़ा की शक्ल में आता है। लेकिन जो वर्क वीज़ा होता है ये आप अप्लाई करते हो वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे, और उसके बाद आपको एम्बेसी के अंदर अपने पासपोर्ट की सबमिशन करवानी पड़ती है, और उसके बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर ये वीज़ा स्टिकर फॉर्म में लग के आता है और उसके बेस पे आप ट्रैवल करके सर्बिया आते हैं। अब सर्बिया का वर्क वीज़ा जो है गाइज़, ये आपको कैसे मिलेगा, थोड़ा सा मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप किसी एजेंट के थ्रू ये ले लें, और दूसरा ये कि अगर आप पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, कोई एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, तो आप ऑनलाइन लिंक्डइन के थ्रू अपनी प्रोफाइल बनाएं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को अपनी CV भेजें और अप्रोच करने की कोशिश करें। इस तरीके से आप सर्बिया की किसी कंपनी के साथ अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो आप सर्बिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी कंट्री से भी हो आप, तो आप वहाँ से अपने घर में बैठे हुए वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे और वहाँ पे डॉक्यूमेंट की सबमिशन करोगे, और उसके बाद जब आपकी अप्रूवल आ जाता है आपके वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे, तो उस अप्रूवल आने के बाद आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करोगे और एम्बेसी जाके आप अपने वीज़ा को स्टैम्प करवाओगे पासपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद आप ट्रैवल करके आओगे सर्बिया। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को सर्बिया आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस अब इसके अंदर ये हैं कि ऑफ कोर्स यूरोप में आता है सर्बिया, शेंजन का पार्ट नहीं है लेकिन यूरोप में आता है, और आपको एक यूरोपियन लाइफस्टाइल, यूरोपियन कल्चर देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलता है। सेकंड नंबर पर टैक्सेस इतने हाई नहीं हैं गाइस, टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, और सबसे बड़ी के जो इसका वर्क वीज़ा का प्रोसीजर है वो हो जाता है, जैसा कि काफ़ी सारे बाकी जो शेंजन की कंट्रीज़ हैं वो बहुत एक्सपेंसिव और काफ़ी ज़्यादा उनके वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट का, और काफ़ी लंबे चौड़ा प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्बिया का प्रोसेस आपका 2-3 महीने में हो जाएगा, टाइम आपको यहाँ भी लगेगा, लेकिन इतना टाइम ही लगेगा जितना कि नॉर्मली आपको इटली के प्रोसेस के लिए, ग्रीस के प्रोसेस के लिए या पोलैंड के प्रोसेस के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो काम आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है सर्बिया का। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस गाइस, नंबर 1 पे शेंजन का पार्ट नहीं है। बहुत से लोग सर्बिया का वीज़ा इस लालच में हासिल करते हैं कि वो सर्बिया आगे मूव करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, शेंजन कंट्रीज़ के अंदर, जो कि शेंजन का पार्ट है। सर्बिया अपना बॉर्डर शेयर करता है हंगरी के साथ, और हंगरी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं डंकी लगा के सर्बिया के रूट से, जो कि गलत काम है, इलीगल एक्ट है। और डिसएडवांटेज यही है कि शेंजन में नहीं आता और यूरोप के अंदर आता है, तो शेंजन का पार्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप शेंजन का सोच के आ रहे हो तो फिर आप मत आओ, क्योंकि अब हालात पहले की तरह नहीं रहे। अब अगर आप डंकी लगाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ना सिर्फ आपका नाम सिस्ट में डाला जाएगा, बल्कि आपको अब वो डिपोर्ट भी करेंगे अपने कंट्री में वापस, क्योंकि अब असाइलम के जो केसेस हैं वो इतने अप्रूव नहीं हो रहे, और मोस्ट केसेस में वो आपको अपने कंट्री वापस भेजेंगे, या उन्होंने जो सेंटर्स कायम कर रखे हैं, रिफ्यूजी सेंटर्स, रिफ्यूजी कैंप्स, वहाँ पे आपको भेज देंगे, और फिर वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा अपना केस अप्रूवल आने तक। अब यहाँ पे एक जो और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करते चलूँ, एक और डिसएडवांटेज वो ये कि सैलरी पैकेजेस जो हैं गाइस, वो उस लेवल के नहीं है जितना कि शेंजन के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो पैकेजेस होते हैं, सैलरी पैकेजेस, उस लेवल की सैलरीज़ नहीं है यहाँ पे। सैलरीज़ आप अगर डिमांड करते हो कि भाई आपको सैलरी बड़े लेवल की मिलेगी, या आपको 1000 यूरो चाहिए, 1500 यूरो, तो फिर उस लेवल की सैलरीज़ नहीं है। सैलरीज़ यहाँ पे कम है, और ख़र्चा भी जो है तो आपका हो जाता है। अगर सैलरी अगर आपको 700 मिलती है तो उसमें से आप 100-200 निकाल दें तो आपको 500-600 यूरो ही मुश्किल से बच पाते हैं, जो कि बहुत आइडियल अमाउंट नहीं है। तो इनकम इतनी अच्छी नहीं है सर्बिया में। और इसके अलावा जो डिसएडवांटेज है गाइस, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जैसा कि शेंजन के बाकी कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं,
और मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ को देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट कर रखी है शेंजन कंट्रीज़ ने, तो सर्बिया के अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं गाइस। और एक जो बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे भी लगता है और वो ये कि सर्बिया के अंदर जो पीआर का या सिटीज़नशिप का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना कि शेंजन की कंट्रीज़ में होता है। पीआर मिल तो जाती है, सिटीज़नशिप भी मिल जाती है अक्सर लोगों के पास है, लेकिन थोड़ा लेंथी और क्रिटिकल प्रोसेस है, इतना सिंपल और आसान प्रोसेस नहीं है जैसा कि बाकी शेंजन के कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आप 5 साल रहें या 6 साल तो आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। थोड़ा लेंथी सा प्रोसेस है। एक मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करते चलूँ कि सर्बिया के वर्क परमिट अगर आप किसी एजेंट से ले रहे हो पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है आजकल का। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लोग भेजते हैं ईमेल के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिन पे हम चेक करते हैं, तो उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस वो ओरिजिनल नहीं होते। उनके अंदर एडिट किए गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एजेंट ने वो डॉक्यूमेंट क्लाइंट को एक बड़ी अमाउंट के बदले में दिए होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास सर्बिया के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कोई एजेंट आपको सर्बिया के डॉक्यूमेंट देता है, वर्क परमिट देता है आपका कि आपका वीज़ा वो लगवाएगा, तो आप अपने वो डॉक्यूमेंट पहले ज़रूर वेरीफाई करवा लें किसी बंदे से जो सर्बिया में रहता हो या सर्बियन डॉक्यूमेंट उसको देखने की नॉलेज हो, और वो आपको बता दे कि डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल हैं या फेक हैं, या ये डॉक्यूमेंट इनफ हैं, आपका वीज़ा इनके ऊपर लग जाएगा या नहीं लगेगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमसे वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट भेज के हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सुन एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पांस करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मामूली सी फ़ीस होती है जो कि आपको अदा करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हर बंदे का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट आपको चेक होकर मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि एजेंट आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा कहीं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी सर्बिया कंट्री के हवाले से। मज़ीद अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जाननी हो सर्बिया के हवाले से तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं कि आपके मज़ीद कौन कौन से सवाल हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर हम उसके ऊपर बनाएंगे। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।